हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 का पाठ 4 कृषि पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी भौगोलिक दशाएं ऐसी हैं कि यहाँ पर कृषि संबंधी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए इसे एक कृषि प्रधान देश माना गया है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। हम सभी को पता है, चूँकि कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि को प्राथमिक क्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर करती है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। तो चूँकि कृषि एक प्राकृतिक क्रिया, आप लोगों ने देखा कि प्राथमिक क्रिया है, तो ये हमारे लिए खाद्यान्न खाने योग्य फसलें उत्पादित करती है। इसके साथ साथ विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। ऐसा नहीं कि केवल खाद्यान्न उत्पादित होता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी तैयार किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। जैसे क्या कहेंगे, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास का उत्पादन हो गया, जूट हो गया। तो इस प्रकार से ये कच्चा माल भी उत्पादित करती है। इसके साथ अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी और मसाले भी उत्पादित होते हैं। क्योंकि यहाँ की जलवायु मानसूनी है, तो जहाँ जैसी जलवायु है उस क्षेत्र में वैसे ही पैदावार होती है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? विचार करें। कृषि के प्रकार। हमारे देश की जो प्राचीन आर्थिक क्रिया है कृषि, पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। बहुत समय से चूँकि हमारे देश में खेती होती है, अब हम उस खेती की जो विधियां हैं उनमें हमने कुछ परिवर्तन किया। कुछ परंपरागत खेती होती थी। परंपरागत खेती जैसे अपने यहाँ गेहूं का बीज हुआ करता था, तो उसी बीज को हम वर्ष भर संरक्षित करते थे और अगले मौसम में हम उसी बीज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम उसी बीज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम अपने खेतों के लिए नए बीज खरीद कर लाते हैं, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। जिस प्रकार हम जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह पहले समझ लें कि जीवन निर्वाह फसलें कौन सी होती हैं और व्यापारिक फसलें कौन होती हैं, या कहेंगे आपकी वाणिज्यिक फसलें। तो जो आपके खाद्यान्न हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ये हमारे जीवन निर्वाह कृषि है। और जो आपकी वाणिज्यिक कृषि है जैसे जूट है, गन्ना है, इनका इस्तेमाल हम खाने में नहीं करते बल्कि व्यापार के लिए करते हैं। तो बताया गया कि जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषियाँ की जाती हैं। हमने ऊपर ये बात बताई थी कि जो विभिन्न प्रकार की खेती या फसलें उत्पादित होती, इसका मुख्य कारण है हमारे देश की मानसूनी जलवायु। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। तो देखते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। जो ये जीविका निर्वाह कृषि है, ये हम लोग अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर के करते हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं क्या होती हैं? मानसून, मतलब मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, जो हमारी मृदा है वो प्राकृतिक रूप से कितनी उर्वरक है, कितनी उत्पादकशील है। और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की भी उपयुक्तता पर निर्भर करती है कि, और उसके अलावा जो भी पर्यावरणीय दशाएं हैं वो हमारे लिए अनुकूल होनी चाहिए। यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उत्पादित करते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा ले आते हैं। ये जो कर्तन दहन प्रणाली की बात की है, बताया गया कि जमीन, इसका तरीका क्या होता है, पैटर्न क्या होता है कि जमीन का टुकड़ा जो है किसान साफ़ कर लेते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में वनस्पतियाँ उगी हुई हैं, जंगल हैं या बाग वगैरह हैं, उन बागों में आग लगा दी जाती है, उनको जलने का अवसर दिया जाता है। जब जल जाते हैं तो वहाँ पे राख जो होती है वो रह जाती है। जब बरसात होती है तो वही राख उसमें खेत में उर्वरक का काम करती है। उसके बाद में जुताई करके उसमें फसलें उत्पादित की जाती हैं। कर्तन दहन प्रणाली मुख्य रूप से यही होती है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं।
वो उस भूमि पर जब तक कृषि करते हैं जब तक उसमें प्राकृतिक उर्वरता बनी रहती है, और जैसे ही प्राकृतिक उर्वरता कम होती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। जो प्रक्रिया उन्होंने पहले अपनाई थी वही प्रक्रिया दोबारा फिर से अपनाते हैं। इस तरह से ये जो कृषि है स्थानांतरण प्रक्रिया से आगे बढ़ती रहती है। क्या होता है, चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, जो इस प्रकार की काटो जलाओ खेती होती है, स्लैश बर्न खेती होती है, इसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते बल्कि इसमें केवल प्राकृतिक जो उर्वरता होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है, जो कि प्राकृतिक उर्वरता लंबे समय तक काम नहीं करती है। इसलिए ये धीरे धीरे इस मिट्टी की उत्पादक शक्ति कम हो जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो ये काटो जलाओ खेती है, स्लैश बर्न खेती है, इसको देश के भारत के विभिन्न भागों में अन्य नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों यानी पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीपों में इसे दीपा कहा जाता है। देखते हैं, एक नोट दिया हुआ है, झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको में, इसको विश्व के स्तर पर इसे किस नाम से जाना जाता है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंदू, ओडिशा में पामाडाबी या पोमान या बारिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वालरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कोरबा और उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य प्रदेश हैं उनमें से झूम खेती कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है झूम खेती का, चित्र के माध्यम से बताया गया है। एक कहानी दी है। रिंझा असम में डिम्फू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर और जलाकर साफ करते देख आनंद का अनुभव करती है। एक लड़की की कहानी दी है कि रिंझा जो है असम के क्षेत्र में रहती है और वो अपने परिवार को किसी क्षेत्र को काट कर साफ करके उसे खेती योग्य बनाते हुए देखती है तो उसे बड़ा खुशी अनुभव होती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेतों को सिंचित करने में सहायता करती है। वो अपने परिवार की मदद भी करती है उस काम में। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। जिस स्थान पर ये कार्य हो रहा है उसे वो बड़ा लगाव रखती है, वो चाहती है कि वो यहीं पर रहे, लेकिन उसे नहीं पता है कि कुछ दिन के बाद उसका परिवार वहाँ से दूसरी जगह विस्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किस प्रकार की कृषि कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि वह झूम खेती कर रहे हैं और जैसे ही उस मिट्टी की उत्पादक शक्ति कम होगी वैसे ही उसका परिवार किसी दूसरे टुकड़े की तलाश में आगे निकल जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कराए? तो विचार करें। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं? गहन जीविका कृषि। तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तो आप बता सकते हैं कि जनसंख्या का दबाव किन क्षेत्रों में अधिक होता है? तो इसमें आप अपने प्रदेश का नाम ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या अधिक होती है और यहाँ पर कृषि पर अधिक प्रेशर होता है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि श्रम गहन खेती इसलिए क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का प्रेशर बहुत अधिक होता है, तो प्रत्येक किसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे। तो ज़्यादा उत्पादन के लिए वो क्या करता है? रासायनिक निवेशों का इस्तेमाल करता है। जितना हो सके उतनी ज़्यादा रासायनिकों का प्रयोग करेगा और सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग करेगा। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है? तो हमें बताएं, इस प्रकार की खेती कहाँ की जाती है? मेरे हिसाब से इस प्रकार की खेती उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब इन क्षेत्रों में की जाती है। क्या भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है? क्या है, जो ये जीविका निर्वाह कृषि की बात कर रहे थे हम लोग, जिस गहन जीविका कृषि की बात कर रहे थे, तो इसके सामने क्या दिक्कतें हैं कि भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण क्या है कि जो ज़मीनें हमारे माता पिता के पास होती वही ज़मीनें हमको मिलती हैं। तो
जिस व्यक्ति के अधिकार में जितनी ज़मीन होती है, जाहिर सी बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसका आकार छोटा होता जाएगा। किसी परिवार में 2 लोग थे, आगे चलकर उसी परिवार में 3 लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज़मीन जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। और जितनी जोतें छोटी होंगी, जितना क्षेत्रफल छोटा होगा, वो उतना ही कम उत्पादक होगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। क्या था यहाँ पे कि अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो ज़मीनें हैं बहुत छोटी हैं, जोतें बहुत छोटी हैं, जिसके कारण हम ज़्यादा लाभ नहीं ले पा रहे, तो हम करते क्या, और किसानों के पास कोई और रोज़गार नहीं है, कोई और वैकल्पिक रोज़गार नहीं होने की दशा में वो उसी सीमित भूमि से ज़्यादा पैदावार करने की कोशिश करें। ज़्यादा पैदावार करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का इस्तेमाल करें, और जितना ज़्यादा आप अपने रसायनों का इस्तेमाल करेंगे, ज़मीनों की जो गुणवत्ता है उतनी ज़्यादा निम्न होती जाएगी। जितना ज़्यादा आप सिंचाई का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा आप सिंचाई करके अपनी फसलों को उत्पादित करने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी भूमि का लवणीपन बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह से कृषि भूमि पर बहुत अधिक प्रेशर है। अब दूसरी कृषि है यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों से वाणिज्यिक कृषि का बात करें अगर, तो ये है आपकी व्यापारिक कृषि। इसको हम व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य लक्षण है आधुनिक निवेशों से अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिकों, उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। क्या जितना ज़्यादा हम पैदावार कर लेंगे व्यापार में, उतना ज़्यादा हमें लाभ होगा। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। हम मानकर चलें, अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें, तो वहाँ पर अगर चावल का उत्पादन होता है तो व्यापार के दृष्टिकोण से होता है, लेकिन वही चावल ओडिशा में अगर पैदा किया जाता है तो उसी चावल का इस्तेमाल ओडिशा के लोग अपनी जीविका के लिए करते हैं। तो हमने देखा कि एक फसल अगर एक जगह वाणिज्यिक उपयोग में आती है, व्यापार के उपयोग में आती है, तो दूसरी जगह वही जीविका फसल है। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? विचार करें कि जैसे हमने चावल का उदाहरण लिया, वैसे आप किसी और उदाहरण के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो विचार करें। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। ये रोपड़ कृषि क्या होता है? अब एक ये यहाँ पे नया शब्द है रोपड़। तो रोपड़ कृषि हम बता दें आपको, वो कृषि होती है जिसमें हम पौधों को सीधे रोपित करते हैं। जैसे गन्ना हो गया, अमरूद हो गया, आपका केला हो गया, पिपरमिंट हो गया, इनके हम क्या करते हैं, प्याज हो गया, इनकी फसलें, इनके जो हम पेड़ लगाते हैं। ये तो रोपड़ कृषि उसे कहते हैं जिसके हम पेड़ लगाते हैं, और ये भी एक वाणिज्यिक कृषि होती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। जैसे हमने केला लगा लिया, तो किसी लंबे चौड़े क्षेत्र में हमने केला ही बोया, उसमें किसी और कृषि का कोई मतलब नहीं बनता है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। क्या है? यही रोपड़ कृषि के द्वारा हम उद्योग धंधे भी चला सकते हैं, या उनका इस्तेमाल, उन फसलों के उत्पादन के बाद हम उद्योगों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कृषि कार्य तो हमारा है ही। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, क्योंकि किसी छोटे क्षेत्र में आप अगर किसी पेड़ों को रोपते हैं, लगाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ आप नहीं पाते हैं। क्योंकि व्यापारिक फसल है तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसका रोपड़ ज़्यादा क्षेत्र में करेंगे। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। यहाँ पर रोपड़ फसलों के नाम बताए हैं: चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी,